हेलो नमस्कार। मैं रेवतीरमन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर पे, जिसका मेन थीम जो है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है उसके पीछे जो बैकग्राउंड रहा है दैट इज़ सिंस 1773 से 1858 वाला जो एरा था, या फिर 1857 वाला एरा है ना। उसके बाद फिर 1858 से लेके 1947 तक के जो चेंजेस हुए हैं, है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बनने के पीछे जो मेन मोटिव था, या फिर जो एक्ट्स लाए गए थे वेरियस किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके पीछे जो मोटो था उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप लोग को थ्रू आउट द प्रोसेस जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ों का जो ध्यान रखना है। वो तीन चीज़ें क्या है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट, मैं उसको क्यों पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ वाई, और मैं उसको कैसे पढ़ूँ। क्लियर है? तो अब क्या होगा ना, मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो लोग क्या करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, दैट इज़ व्हाट, क्या पढ़ूँ मैं। ठीक है, और इसके चक्कर में क्या होता है कि आप लोग चीज़ों को रट लेते हो। ठीक है, रट्टा मार के बैठ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब आपको इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का बारी आया, कब, मेंस में, तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से आप लोग का जो 800 प्लस वाला स्कोर होना चाहिए ना मेंस में, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा है, आपने चीज़ों को लिख लिया एग्ज़ाम पे जाके, लेकिन आपने एग्ज़ामिनर को कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि वो आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर दे। और दूसरों से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा अगर आपने 800 प्लस 850 प्लस मार्क्स नहीं लाया, तो आप मेरिट लिस्ट में कहाँ पे रहोगे, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100, ऐसा ही होता है लोगों का स्कोर, है ना। तो ये वाले पोर्शन पे रहोगे तो आपको एक तो पहली बात ये है कि डर रहेगा कि मुझे मेरे हिसाब से पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पोस्ट मिल भी गया तो भी सर्टेनिटी नहीं है कि जो मन मुताबिक पोस्ट था वो मिला है या नहीं, है ना। आपको चाह थी आईएएस की या फिर डीसी बनने की, और आपको बना दिया क्या, एनटी, आपको बना दिया क्या, जो भी क्या बोलना चाहिए, सासो बना दिए, है ना, या फिर डीएसपी बना दिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर उतना था नहीं जितना ज़रूरत है। क्लियर है? इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए कि मैं उसको क्यों पढ़ रहा हूँ और उसको कैसे पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आप खुद से कर लोगे। मैं मेनली फोकस करूँगा हाउ पे, जिसका वजह समझ में आएगा आपको कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ना है। कैसे? जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है चीज़ों को, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्यों पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये मेंस एग्ज़ाम में हम लोग तब पहुंचेंगे जब हम लोग उसको याद कर लें कि उसमें प्रोविजंस क्या क्या थे। क्लियर है? ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो चलो फिर बिना वक्त गंवाए चालू करते हैं, क्या क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले जो हम लोग को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है ना, उसके लिए मैंने कुछ बेसिक रूल बनाए हैं। ठीक है, ये जो बेसिक रूल है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है थ्रू आउट द क्लास। क्यों? क्योंकि इन बेसिक रूल से ही क्या बनेगा, हमारा पूरा क्लास का बैकग्राउंड। क्लियर है? तो हर एक जो एक्ट हैं, लाइक की रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, या फिर काउंसिल्स एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है। और उन बैकग्राउंड को याद करना ईजी हो जाएगा अगर आप उनको क्या करोगे, सेल्फ रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो चलो देख के देखते हैं कि क्या हमारा काम आता है या नहीं आता है। पहले सेल्फ रेफरेंस क्या होगा हमारा, रेगुलेटिंग वर्ड जो है उसको हम लोग याद करेंगे रेगुलेटर से, है ना। रेगुलेटर मतलब समझ रहे हो, रेगुलेटर क्या होता है कि किसी चीज़ को पावर कम करना है या ज़्यादा करना है, वो काम किसका है, रेगुलेटर का। लाइक कि आपने गैस चूल्हा यूज़ किया होगा, वो जो गैस चूल्हा होता है उसमें जो रेगुलेटर दिया है वो क्या कर रहा है, जो फायर है उसको ज़्यादा इंटेंसिटी से देना है या फिर कम इंटेंसिटी से देना है, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब इसके अलावा आरबीआई है, रेगुलेटर है, ये क्या कर रहा है, सीआरआर बढ़ा दे रहा है, कभी एसएलआर बढ़ा दे रहा है, कभी तो कभी सीआरआर और एसएलआर को कम भी कर दे रहा है ना।
तो इसका काम क्या है, चीज़ों को बढ़ाना या कम करना। तो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट का बारी आएगा ना 1773 का, उसमें देखेंगे हम लोग कि जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो काम है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे कम कर रही है या ज़्यादा कर रही है। क्लियर है। दूसरा बारी आएगा, दूसरा वर्ड है दैट इज़ चार्टर। चार्टर कौन कौन से एक्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा, चार्टर 1793, 1813, 1833, 1853, 4 चार्टर एक्ट आएंगे। और इन 4 चार्टर एक्ट में होगा क्या कि जो कंपनी है उनको उसका अधिकार बताया जाएगा कि आप इस जगह पे काम कर सकते हैं, आपको इस जगह पे काम नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद है तीसरा दैट इज काउंसिल। काउंसिल कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को, 1861, 1892, 1909, 3 जगह। ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, काउंसिल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट है वो लोग क्या होंगे, डेवलप होने चालू होंगे थ्रू 1861। इसके पीछे एक वजह भी है कि 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा था, दैट इज़ क्राउन के नाम पे अब सारा रूल होने लगा था। क्यों, क्योंकि 1857 पे क्या हुआ था, लड़ाई हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से कंपनी को ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ था उनके रेवेन्यू में। क्लियर है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश को आना पड़ा, और ब्रिटिश जब आएंगे उनको पता चलेगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आएगी उनको पता चलेगा कि हम लोग इनके ऊपर तब तक रूल नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग इनको इंक्लूड ना करें उस प्रोसेस में, दैट इज नो देम सो दैट यू कैन रूल देम बेटर। ठीक है। रूल नंबर 3, नो देम बेटर टू रूल देम बेटर। इस वजह से 1861 के बाद में हम लोग को जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब विद इन द इंडिया जो पीपल रह रहे थे या फिर जो राजा महाराजा थे, इलाइट क्लास थे, उनका प्रेजेंटेशन बढ़ते हुए दिखेगा। क्लियर है। इसके अलावा अब जो चार्टर एक्ट था, है ना, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, राइट्स का बात कर रहे थे। तो ये जो राइट्स है जो चार्टर एक्ट के द्वारा दिए जा रहे थे वो एक कॉमन परसेप्शन के हिसाब से बढ़ते जाएंगे कि जो कॉमन परसेप्शन है वो क्या होगा कि आपको जो राइट मिलेगा वो 20 साल के लिए होगा। क्लियर है। जैसे कि जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उन्होंने जो चार्टर एक्ट था, जो राइट था कंपनी को, EIC को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 साल के लिए दिया पहले। ठीक है। फिर 1773 के बाद 1793 तक के लिए दिया 20 साल फिर से, फिर 1793 के बाद 20 साल 1813, उसके बाद फिर 20 साल दैट इज 1853। ऐसे करके 20-20 साल के लिए वो चार्टर में एक्सटेंशन मिलते जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो चौथा रूल है, सारी चीज़ों के पीछे एक ही वजह है। क्या है वो वजह, पैसा। ठीक है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। ठीक है। पैसे का चक्कर हमेशा याद रखना है, क्योंकि बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है ना। लेकिन जब पैसा बिना कोई मेहनत के मिल रहा है तो क्या दिक्कत है लेने में, है ना। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हो रही है ब्रिटिशर्स के साथ वो इसी वजह से हो रही है, जो फोकट का पैसा मिलने वाला है ना उन लोग को, उस पर नज़र बहुत सारे लोगों की है। ठीक है। तो इसलिए रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। तो सारी चीज़ों के पीछे जब भी आप एक्ट पढ़ोगे कोई सा भी, तो आपको सिर्फ एक मोटिव देखना है उसमें कि यहाँ पे पैसे कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को कितना पैसा मिल रहा है या फिर ब्रिटिशर्स को पैसा कम हो रहा है। अगर ब्रिटिशर्स का पैसा कम होगा तो वो लोग रेगुलेशन बढ़ाएंगे, और उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो रेगुलेशन कम कर देंगे। क्लियर है, याद रहेगा। इसके बाद जो 5वां रूल है वो क्या बोलता है कि जब भी हम लोग 1773 एक्ट के देखेंगे, दैट इज़ क्या बोलना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद 1853 तक, है ना, दैट इज़ चार्टर एक्ट 1853 तक, हम लोग को दिखते जाएगा कि जो सेंट्रलाइजेशन है, मतलब केंद्रीकरण है पावर का, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। हर स्टेज में सेंट्रलाइजेशन बढ़ते जाएगा, ये एक बेसिक रूल याद रखना है। और जैसे ही 1858 के बाद वो 1947 तक का बारी आएगा, इसमें अब डिसेंट्रलाइजेशन होते जाएगा, दैट इज विकेंद्रीकरण होते जाएगा पावर का। क्लियर है, याद रहेगा सबको, किसी को भी इस चीज़ को मिस नहीं करना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप ये रूल को मिस करोगे तो आप लोग को याद करना बहुत मुश्किल होगा। क्लियर है। इसलिए ध्यान में रखो कि ये रूल हमेशा याद रहे आप लोग को। ठीक है। चलो,
एक चीज़ और, जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि 1865 नहीं, 1765 से 1772, दैट इज़ जब 1765 में क्या हुआ था कि दीवानी राइट्स मिल गई थी किसको? ईआईसी को। ठीक है, ईआईसी को जब दीवानी राइट्स मिल गई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू किया, उनका आय का साधन बढ़ते गया। लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो जो लोग ट्रेड करने आए थे, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार कर रहे थे वहाँ पे, वो लोग अंधाधुंध व्यापार किए बिना कोई कंट्रोल के। और उससे क्या हुआ कि जो ट्रेडर थे वो इंडिविजुअल खुद में तो बहुत ज़्यादा रिच हो गए, लेकिन जो कंपनी थी जिसको रेवेन्यू मिलने वाली थी किससे? उन ट्रेडर से, वो उतनी नहीं मिल पाई। सो ट्रेडर से रेवेन्यू नहीं मिला, इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो कंपनी था वो बैंकरप्ट हो गया, और जो उसके सर्वेंट थे वो पावरफुल हो गए। तो जब कंपनी को दिखा ना कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, अब कंपनी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि कंपनी से एक रॉयल्टी वसूल करता था कि भैया मुझे 10% का पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, तुम कैसे भी करके दोगे, है ना। लेकिन कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा क्या? तो ब्रिटिशर्स को एक पावर मिल गया कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश अब कंपनी के ऊपर क्या बोलना चाहिए? पावर शो करने लगेगा। इसी वजह से आएगा क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर है? याद रहेगा। छठवां रूल क्या है? आप लोग को थ्रू आउट द क्लास ना एक बॉक्स देखने को मिलेगा, मतलब 1773 के बाद 1850 तक एटलीस्ट, जिसमें लिखा होगा 1+3 लिखा है, 1+3 लिखा है, कहीं पे 1+4 लिखा है। इसका मतलब क्या है ना? तो ये जब सर्कल पे रहेगा, 1+3 ऐसे सर्कल है, 1+4 सर्कल है ना, इसका मतलब है क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? गवर्नर जनरल की या फिर वायसरॉय की। ठीक है, 1+4 लिखा है तो वो भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन लास्ट में क्लास के आपको एक और बॉक्स दिखेगा, दैट इज 1+3, 1+3+3, और ये ऐसा बॉक्स बना होगा, है ना। ये वायसराय की काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा है, जिसमें एक है मुस्लिम, इनको रहेगा ही हमेशा। उसके बाद जो 3 है वो एक्सटेंडेड क्या बोलना चाहिए? इलेक्टोरेट है। कैसे? जैसे मुस्लिम को पहले से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 1909 पे, 3 बढ़ जाएगा किसमें? 1919 में। कौन कौन से? जैसे यूरोपियंस को मिल जाएगा, एंग्लो इंडियंस को मिल जाएगा, क्रिश्चियंस को मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही जब 1+3+3 का बारी आएगा, जो ये 3 था ये तो पहले ही है, जो 1919 में मिला हुआ है, और ये 3 आ जाएंगे कब? 1932 के बाद, जब अंबेडकर साहब लड़ाई करेंगे किनसे? ब्रिटिशर से और महात्मा गांधी से, और उनको बोलेंगे कि हमको रिजर्वेशन चाहिए एज अ डिप्राइव्ड क्लास, है ना। तो ये जो 3 हैं ये डिप्राइव्ड क्लास होंगे, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो कौन कौन से होंगे? वुमेन, लेबर और डिप्राइव्ड क्लास खुद में। क्लियर है? अब देखो 1+3 बॉक्स +y ऐसा कुछ लिखा होगा और एक बक्सा बना होगा, इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनका काम क्या है? पहले क्या क्या था कि हमको लॉ बनाना भी है और इस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, लॉ बन के कहाँ से आ रहा है? ब्रिटिशर्स के पास से। हमको सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन 1800 क्या बोलना चाहिए 33 के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि हमको लगने लगा था कि हम लोग को एक ऐसा कमीशन चाहिए जो खुद इंडिया में रह के लॉ बनाए। कैसे? उनके जो नेटिव रह रहे हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी पे रह रहे हैं, जो इंडिया में खुद रह रहे हैं, उनसे पूछ के, है ना। इसीलिए जो लॉ मेकिंग है कहाँ से होने लगेगा एक टाइम के बाद पे? विद इन इंडिया, और इसको क्या बोला जाएगा? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? चलो देखो एक चीज़ और, ये एक ऐसा सा बॉक्स दे रहा हूँ मैं आप लोग को, जो आपको समराइज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, समराइज कैसे कर रहा है? लाइक कि 1773 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया कि कंपनी का पावर कम किया और अपना पावर थोड़ा सा बढ़ाया। कैसे? कि उन्होंने रेगुलेट किया कंपनी के पावर को, क्या करके? कि जो बॉम्बे है
और मद्रास है, अब ये सब ऑर्डिनेट होंगे किससे? कलकत्ता के, है ना। मतलब फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है किसका? पावर का। ठीक है, अब ये जो कलकत्ता का पावर हाउस है, इसको रन करने के लिए एक डेजिग्नेशन आएगा, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करेगा? सीओडी को, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन 1784 में क्या होगा कि फर्दर कंट्रोल करना चालू करेंगे कौन? ब्रिटिशर्स ईआईसी पे, और वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जिसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किसको रिपोर्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठा है? ब्रिटेन में। ठीक है, तो उसको रिपोर्ट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेगा? क्राउन को। जस्ट बिकॉज कि 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा कहाँ पे? इंडिया में। मतलब वो खुद चल के तो आई नहीं, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, एक कैबिनेट मिनिस्टर भेजा। कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया में, जिसको एक नया डेजिग्नेशन मिला, कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब किसकी जगह ले लेगा? बीओसी और सीओडी का। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेंगे? क्राउन को। क्लियर है? ये बक्सा भी याद रखना है। चलो ठीक है, ये बेसिक सा रूल याद रखेंगे, इसके हिसाब से पूरा क्लास इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक प्रोविज़न नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आप लोग बस समझाने का कोशिश करूँगा कि आपको पर्टिकुलर चीज़ों को देखना कैसे है, ताकि आपको इजी हो किस चीज़ में, प्रोविज़न्स को कैसे याद करना है और क्यों याद करना है, क्योंकि वाई आपको कहाँ पे पूछेगा? मेंस के एग्जामिनेशन पे। क्लियर है? चलो ठीक है, एक हिस्ट्री देखते हैं, पूरा बैकग्राउंड कि क्या क्या हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री बनने से पहले। 1600 में क्या हुआ? ब्रिटिश की एंट्री हुई कहाँ पे? इंडिया में, एज अ ट्रेडर, एक व्यापारी के तौर पे वो लोग इंडिया पे आए। 1765 में इन्होंने लड़ा किससे? बंगाल में, शुजा-उद-दौला, शाह आलम, इन सब के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? दीवानी राइट्स मिल गया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? शाह आलम के द्वारा। ये शाह आलम कौन थे? ये थे मुगल एम्परर। ठीक है, दीवानी राइट्स मिला, इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू के ऊपर पूरा अधिकार मिल गया किसको? ईआईसी को। इसके अलावा सिविल जस्टिस मिला किस एरिया पे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, 1765 तक ध्यान रखना कि इनके पास जो राइट है वो है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा पे, ना कि मद्रास और कहाँ? बॉम्बे पे। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि 1765 से लेके 1772 तक, इस बीच में क्या होगा? इस पीरियड में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलेगा, जिसमें ब्रिटिशर्स के पास क्या रहेगी? अथॉरिटी तो रहेगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जाके इसका भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी हमारे पास है, हमको पैसे मिल रहे हैं, तो हम अपने पैसे को किसी और के साथ क्यों बांटे, है ना। यही मंशा थी किसकी? सर्वेंट की। और इस वजह से क्या हो गया? कंपनी बैंकरप्ट हो गया। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। इसलिए ब्रिटिशर्स को लगेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि अब कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है। इस वजह से क्या आएगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पीछे मेन मोटो क्या था? कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब क्या है, जो पहले ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी टिल 1772 तक, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले तक, अब वो क्या काम भी करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी, मतलब प्रशासन भी देखेगी कंपनी का, और पॉलिटिकल फंक्शन भी देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन वुड बी एक अमेंडमेंट होगा इस पे 1781 पे, जिसको बोला जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्लियर है? चलो 1784 इसका नाम दिया गया क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। एक सिंपल सा रूल और कि पिट्स एक नया नाम दिखा, है ना, तो इस नाम से हम लोग सोचेंगे कि कोई एक और नया आदमी आया है, उसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे कि पिट्स
नया नाम दिखा है, इस वजह से एक इंसान का नाम है मान लेते हैं, और इसीलिए एक नया मेंबर दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा इंडिया में। क्लियर है। अब इसके साथ ही क्या हो गया कि पिट्स इंडिया के आ जाने से, जस्ट बिकॉज कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी है, जो इंडियन टेरिटरी थी, है ना, जो कंपनी की टेरिटरी थी विद इन द इंडिया, उसको बोला जाने लगा क्या, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। क्लियर है। जितना भी कंपनी का धरोहर था वो सारा का सारा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का धरोहर है। क्लियर है। 1813 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी 1857 पे क्रांति हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 में। 61 में काउंसिल को बढ़ाने की बात हो जाएगी। 92 में काउंसिल बढ़ेगा। 1909 पे काउंसिल बढ़ेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लगने लगेगा कि अरे भैया बहुत ज़्यादा तबादला हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो हम लोग को अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। क्लियर है। सेकेंड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आएगा, 1935 में। लेकिन इसके आने के पीछे एक और वजह थी, क्या, कम्युनल अवार्ड। इस बीच में एक और चीज़ हो चुका था, दैट इज़ 1927 साइमन कमीशन आ चुका था इंडिया में, है ना। इसके बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, है ना, दैट इज़ गोलमेज कॉन्फ्रेंस आप लोग बोलते हो जिसको, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे। फिर 1935 पे क्या हुआ, एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद में हम लोग को लगने लगा कि भैया हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको डोमिनियन नहीं रहना है, हम लोग क्या करेंगे, स्वराज चाहिए, हमको पूरी तरह से खुद पे रूल करेंगे। क्लियर है। इसी वजह से लास्ट एक्ट जो रहेगा दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। चलो अब देखो, दो चीज़ों में डिवाइड होगा पूरा का पूरा सीन। कौन कौन सा, पहले कंपनी का रूल और दूसरा फिर क्राउन का रूल। क्राउन मतलब समझते हो, राजा महाराजा जो ताजपोश है उसको बोलते हैं क्राउन। क्लियर है। कंपनी रूल कब तक रहेगा, 1773 टू 1857। फिर 1858 क्रांति के बाद में, 57 की क्रांति के बाद में 1858 टू 1947 तक किसका रूल रहेगा, दैट वुड बी क्राउन का रूल। क्लियर है। कंपनी रूल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ चुके हैं। मैं बस एक अब समरी में फटाफट आगे निकलते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो कंट्रोल कैसे चालू होगा कि जो 3 सेंटर है हमारे ट्रेड के, दैट इज कलकत्ता, दैट इज बंगाल, है ना, और बॉम्बे और मद्रास, तो इसको एक ही सेंटर को ज़्यादा पावर दिया जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावर किसको मिल रहा है, बंगाल को, ठीक है। और जो बॉम्बे थे और मद्रास थे इसके सबऑर्डिनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने कलकत्ता को ज़्यादा पावर दिया है तो इसका जो ऑफिसर है उसको थोड़ा बड़ा नाम देना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल को नया डेजिग्नेशन दिया गया, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब कंपनी स्टार्ट हो गई, वहाँ पे सर्वेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्वेंट के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसका भुगतान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। कब बनाया गया, 1774 में। इसके जो चीफ जस्टिस पहली बार बने उनका नाम था क्या, एलिजा इम्पे। क्लियर है, ये बात याद रखना, ठीक है। 1773 निकल गया। अब देखो 1773 से 1784 तक या फिर 1793 तक, जब तक चार्टर एक्ट नहीं आता है 1793 तक, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका रहेगा ऑलरेडी विद इन द यूरोप, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सबको पता है कि ब्रिटिश के जो सर्वेंट है, मतलब EIC जो सर्वेंट है, वो अच्छा खासा पैसा लेके आ रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें सिर्फ जो चार्टर मिला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, है ना। तो पहले तो उस चार्टर में आपका पावर कम किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेपोलियन है वो हमको यूरोप में घुसने नहीं दे रहा है, ब्रिटिश ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि भैया इकॉनमी को ओपन अप करो ताकि सबको क्या मिल सके, मौका मिल सके, कहाँ पे, कि हम दूसरे जगह पे जाके सेम कमाई कर सके, ठीक है। याद है रूल, पैसों का चक्कर बाबू भैया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलो, पिट्स इंडिया एक्ट, नया नाम दिखा था हम लोग को, है ना, नई बॉडी आएगी, कौन लाएगा,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन इसको अपॉइंट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होगा? पॉलिटिकल। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा अब कंपनी के अफेयर को विद इन द इंडिया। ठीक, फंक्शन क्या क्या रहेगा इसका? सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कौन संभाल रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? जस्ट बिकॉज कि चार्टर कितने टाइम के लिए था? 20-20 साल के लिए। तो याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसके बीच में 20 साल का राइट मिलेगा। 1793 से 1830 तक में 20 साल का राइट मिलेगा। 1813 के बाद 33 में 20 साल का राइट। वैसे ही 1833 से 1853 तक 20 साल का राइट। ठीक है, अब देखो कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हम लोग को कंपनी का जो पावर है उसको धीरे धीरे करके और कम करते जाना है। कम कैसे करेंगे? कि पहले जो कंपनी था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार करता था पूरे इंडिया में। ठीक है, मतलब मद्रास, बंगाल और कलकत्ता जो थे वो मेन सेंटर थे। रूल कर रहे हैं यहाँ पे किस किस चीज़ में? क्लोथिंग पे कर रहे हैं, मान लेते हैं टी पे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ओपियम पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ था। तो अब जो बाकी कंपनी है जिनको एंटर करना है वो क्या बोलेगी कि भैया हमको भी तो थोड़ा सा पावर दो कि हम भी क्या कर सके, यहाँ पे ट्रेड कर सके, है ना। तो मान लेते हैं कि जो क्लोथिंग वाला पावर था उसको छीन लिया गया, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके पास छोड़ दिया गया कौन कौन सा व्यापार? टी का व्यापार करो आप, ओपियम का व्यापार करो और चाइना का व्यापार करो। इसके अलावा आप ये तीनों व्यापार को आप खुद करो, बाकी जो आप व्यापार कर रहे हो उसको सबके सब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मोनोपोली हटाई गई। ठीक, और टी, ओपियम और चाइना का जो मोनोपोली था वो किसके पास रहा गया? EIC के पास। क्लियर है? अब क्या है? 1+3 ये क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक गवर्नर जनरल खुद और 3 उनके सहायक मेंबर, किस में बना? चार्टर एक्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? 1+3 के साथ में मेजॉरिटी वोट नहीं आएगा। ठीक, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, तो क्या हुआ था 1786 में जब कॉर्नवालिस आए थे कंपनी को संभालने, तब उन्होंने एक क्या बोलना चाहिए शर्त रखी थी कि मैं गद्दी पे तभी बैठूंगा जब मुझे वीटो पावर मिले और मुझे पूरा का पूरा कंट्रोल हो अपने काउंसिल पे। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्नवालिस का वो शर्त की वजह से। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हुआ? 1813 पे जो मेन था वो क्या है कि क्रिश्चियन मशीनरीज आने लगे। क्या करने के लिए? टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, इंडिया में अपना क्या बोलना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और क्या हुआ? 1 लाख रुपए लगाए गए। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग को दिखाना भी है कि हम लोग एजुकेट कर रहे हैं आपके इंडिया के लोगों को, ताकि आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो सके। ठीक है, एजुकेटेड क्लास बनाएंगे, वो एजुकेटेड क्लास कभी ना कभी हमें सपोर्ट तो करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग विद इन द इंडिया पावर या फिर रूल कर पाएंगे। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, इसके बाद फिर 1833 पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ वो था लॉर्ड मैकॉले की एंट्री एज अ लॉ कमीशन। ठीक है, इसमें क्या किया गया और मेजर चीज़ क्या हुई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1830 पे, उसको और पावर दिया गया। और क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। व्हाट डू वी मीन बाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया? पहले क्या था कि मद्रास और बॉम्बे के पास पावर हुआ करता था अपने एरिया पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का, लेकिन गवर्नर जनरल जो बंगाल से अब इंडिया बन गए हैं, ऑलरेडी ये लोग सबऑर्डिनेट हो गए थे किसके? कलकत्ता के। कौन कौन? बॉम्बे और मद्रास। तो जब इंडिया बनाया गया तो इनसे ये पावर भी छीन ली गई कि आप लॉ नहीं बना सकते अब अपने एरिया के लिए। ठीक है, ऊपर से क्या हुआ? कंपनी को बोला गया कि भैया आपका मोनोपोली जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। आपने सन 1600 से सन 1833 तक बहुत व्यापार किया है
है ना। विद दिस 233 साल आपने जो व्यापार किया है उससे अब आपकी मोनोपोली छीन ली जाएगी। अब सबके सब यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। सॉरी, क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, लॉर्ड मैकॉले की एंट्री और लॉ कमीशन का बनना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ठीक है, मतलब गलती से नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ रीज़न था। क्योंकि इन लोग को 1833 तक आते आते ये समझ आ गया था कि हम लोग इंडियन नेटिव को तब तक रूल नहीं कर सकते जब तक हम लोग उनके बारे में सही से जान नहीं लेते, ठीक है। तो इंडिया को रूल करने का जो हमारा मनसा था ऑलरेडी बढ़ चुका था एज अ EIC। तो हमने क्या किया कि उनके रिचुअल्स को जानते हैं, वो लोग जीते कैसे हैं वो जानते हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग उनको अच्छे से जान लेंगे तो उनके ऊपर रूल करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नो देम बेटर टू रूल देम बेटर, यही वजह थी कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट हो जाएगा कब, 1833 के बाद। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वन वुड बी 1853, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कि हमने पढ़ाना चालू किया था 1813 में, हम बोल रहे थे क्या कि 1 लाख रुपए लगाएंगे, है ना, 1 लाख रुपए लगाएंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। अब हमने क्या किया कि जो जुडिशियल पावर था और एग्जीक्यूटिव पावर था, जुडिशियल नहीं सॉरी लेजिस्लेटिव पावर जो था, जो लॉ मेकिंग पावर था, और एग्जीक्यूटिव पावर था, दैट इज़ एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन का पावर था, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो जब सेपरेट कर दिया इसका मतलब भी क्या है कि लोग कम हो गए हमारे पास, दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं ना। पहले क्या होता था कि सबके सब मिल के फंक्शन करते थे, तो आदमी तो सेम थे लेकिन काम ज़्यादा नहीं पड़ता था। अब क्या हुआ कि आदमी भी कम हो गए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले सिर्फ एग्जीक्यूटिव करेंगे, लेजिस्लेटिव वाले सिर्फ लेजिस्लेटिव करेंगे। तो हमने क्या किया कि ओपन कंपटीशन रख दिया सिविल सर्विस के लिए कि अब आप लोग क्या करेंगे, हमारे लिए एग्जीक्यूशन का काम करेंगे इंडिया पे। समझ में आया कि क्यों सिविल सर्विस कंपटीशन जो था उसको ओपन किया गया 1853 में। सबका सब एक क्रोनोलॉजी है ना, इस क्रोनोलॉजी को बेहतर तरीके से आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखो, 1833 पे क्या हुआ था बात कि हम लोगों को लॉ बनाना है ना, ताकि हम लोग इंडिया पे थोड़ा बेहतर पकड़ बना सके। अब बेहतर पकड़ बनाना है, किसी को जानना है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉमन पर्सन को उठाए और उसको बोल दिए कि भैया तू अपना जो भी तेरा रिचुअल है, जो भी तुम संस्कृति फॉलो करते हो वो सब चीज़ मुझे बता दो, मैं कॉपी पे नोट कर लूँगा और वो कॉपी हम लोग पेस्ट कर देंगे, है ना, मतलब जमा के रख लेंगे ताकि हम लोग आराम से तुम पे रूल कर सके। ऐसे तो बहुत टाइम लगता क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ का पॉपुलेशन। तो क्या हुआ कि उनको अच्छे से जानने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चालू किया, और इसीलिए हमने अब क्या किया कि अपने काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करना चालू किया। अब दो चीज़ देखो, एक क्या हुआ, लॉ बनाने के लिए इंडियन मेंबर्स दैट इज़ लेजिस्लेटिव फंक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन मेंबर दैट इज़ सिविल सर्विसेज आ जाएगा। सिविल सर्विस ओपन हुआ, इंडियन मेंबर ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो लॉ इंडियन मेंबर खुद ही बना रहे हैं, किसके लिए, ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए। प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, क्यों, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट इसी वजह से होगा कि आपने हमके रूल करने के लिए हमारा ही जो पावर था उसको छीन लिया है। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखो, 1833 टू 1853, इसके बीच में एक और 10 साल के गैप में 1843, इस दिन क्या होगा कि जो हमारा क्या बोलना चाहिए स्लेवरी था, स्लेव्स किसके पास होते थे, नवाबों के पास, राजा महाराजाओं के पास, है ना, वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे किसको, ब्रिटिशर्स को। तो अब जब ये स्लेवरी ख़त्म हो जाएगी, है ना, जब स्लेवरी को अबॉलिश किया जाएगा, उसके पीछे वजह ही यही होगी कि हमको ज़्यादा लोग चाहिए हमारे खुद के काम के लिए। आप तो हमारे ही क्या हैं, कर्जदार हैं। किसको बोलेगा, ब्रिटिश कंपनी बोलेगा राजा महाराजाओं को कि भैया तुमको अब ना मिलेगा इन स्लेवरीज का जो कंपनी है वो, है ना, स्लेवरीज अब हमारे यहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे।
इसलिए स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया सन 1943 में। ठीक है, इसके अलावा जब इंडियन मेंबर्स को लोकल रिप्रेजेंटेशन पे लाया गया, 6 मेंबर और जुड़ गए। ठीक है, और जो हमारे लॉ मेंबर थे, क्या थे, लॉर्ड मैकॉले, उनको विद इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रख लिया गया। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 + 4 इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल + 6 इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है, याद रहेगा। चलो 1857 में रिवोल्ट हो गया, मंगल पांडे। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम द मंगल पांडे टू द पूनम पांडे अब कैसा चला जीवन हमारा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्राउन का रूल चालू सन 1858 में, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे अब सारे काम होने लगेंगे। ये अपना एक डेजिग्नेशन भेजेगी जिसको बोलेंगे क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कौन होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर होगा। ठीक है, और वाइस रॉय बना दिया जाएगा किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में, गिविंग जो डेजिग्नेशन है उसको लेके गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना दिया गया। इसके लिए गिविंग अ डिसेंट बरियल टू ऑलरेडी डेड हॉर्स, जो घोड़ा पहले ही मरा हुआ है उसको आप सिर्फ क्या कर रहे हो, दफना रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, आप काम वही करोगे अभी भी, है ना, लूटने का, लेकिन आपने लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं भैया हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी तो भैया वो सिर्फ लूटने के लिए आई थी, हम आपकी जगाएंगे और अच्छे दिन लाएंगे। ठीक है, अच्छे दिन, डोंट टेक मी अदरवाइज, अच्छे दिन लाएंगे। अब क्या हुआ कि 1858 में बीओसी और सीओडी को अबॉलिश कर दिया गया, इसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, और इनको असिस्ट करने के लिए क्या दिया गया, 15 मेंबर का एक काउंसिल दिया गया जिसको बोला गया क्या, इंडिया काउंसिल। क्लियर है। इनका जो काउंसिल का काम था वो क्या था, एडवाइजरी था, कि आपको सिर्फ बताना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि क्या करना चाहिए, आपके पास खुद में कोई पावर नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। अब 1861 पे क्या हुआ कि जो काउंसिल है, मतलब क्या हुआ कि नाम देखो एक्ट का, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इस इंडियन काउंसिल पे क्या हुआ कि काउंसिल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, तो अब यहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा मतलब हम खुद चुन के भेजेंगे लोगों को और वो हमारे लिए लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो ड्यू डेलिब्रेशन इन लॉ मेकिंग। क्लियर है, याद होगा। अब देखो सन 1773 से लेके 1753 तक, 57 तक ले लेते हैं, क्या चल रहा था, पावर का केंद्रीकरण, है ना। 53 में क्या बोला गया कि भैया लोकल लोगों को रूल करना है तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा हम लोग को, है ना, तो उनको जानना है तो उनका जो रूल है वो बेसिक लेवल पे भी रखा जाए, ग्राउंड लेवल पे। ठीक, इसके पीछे क्या हुआ कि पावर को अब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जो पावर छीना गया था बॉम्बे और मद्रास से सन 1835 पे, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन से, है ना, वो उनको अब लौटा दिया गया। ठीक है, और नया लेजिस्लेटिव काउंसिल खोला गया। ये मोस्ट प्रोबेबली प्रोविंशियल काउंसिल के जैसे काम करेंगे, प्रोविंशियल लेवल पे। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे। क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई, क्या है वो एक और चीज़, कि पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया अब इंडिया में, मतलब कैबिनेट बनना चालू होगा। कैबिनेट को क्या मिलेगा, एक पावर मिलेगा कि आप एक डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक, आप अपने जगह पे रहिए, आपको एक डिपार्टमेंट दिया गया है, आप उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कीजिए। दैट इज कैबिनेट गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। कब आया, 1861 पे। नेक्स्ट वन इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1861 से लेके 92 के बीच में एक और मेजर घटना हो चुकी थी, दैट इज 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हो चुका था। आईएनसी का फॉर्मेशन महज एक इत्तेफाक नहीं था, ठीक है, ये बहुत टाइम से होने वाला था, किसी एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चालू हुआ था, लेकिन आग भड़कते
बढ़ते बढ़ते 1885 पे आईएनसी इस्टेब्लिश हो गया, जिनका मेन मोटो जो था, जो मोटिव था उनका, वो क्या था कि हम काउंसिल पे जाके उसमें रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि बिना काउंसिल के रिफॉर्म के पूरे इंडिया में रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इनका एक और जो फिलॉसफी था वो था 3 पीस, प्रेयर, पिटिशन एंड पार्टिसिपेशन। ये वाला डॉक्यूमेंट जो है, ऐसे बहुत सारे अब्रीविएशन है, 3 पीस, 3 आर, 3 एस, है ना, 3 सीज, ये सारी चीज़ का एक डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, तो आप वो उस पर्टिकुलर एब्रीविएशन को यूज़ करो अपने मेंस आंसर राइटिंग पे, और आंसर जो है उसको बेटर बनाओ। ठीक है, दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा मार्क्स ओवर अदर थिंग्स। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, काउंसिल बन गया था 1861 पे, ठीक है, उसको ज़्यादा पावर मिला 1902 पे। कैसे कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो बढ़ने लगे। कहाँ कहाँ पे? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। देखो, जब काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चालू होगा ना, तो सडनली एक ही बार में सबको सारा पावर नहीं मिल जाएगा, तो धीरे धीरे पावर को बढ़ाना है। तो पहले हम लोग मेंबर को इंक्लूड करेंगे, उनसे काम कराएंगे, फिर उनके काम से खुश होके उनको पावर देंगे। तो यहाँ पे पावर कौन सा मिला? डिस्कस करने का बजट को। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे भी बजट बन रहा है ना, अब याद रखना। क्यों? क्योंकि लॉ मेकिंग पावर मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को भी वापस मिल चुकी थी। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि अब डिस्कस करने का क्या बोलना चाहिए, पावर मिल गया, फंक्शन मिल गया उनको। तो ऐसा तो नहीं है कि डिस्कस करने को मिल गया तो आप अपन पे सवाल भी उठाने चालू कर दोगे एकदम से, है ना। सवाल उठा सकते हो, लेकिन आपको अभी नोटिस देना पड़ेगा। भैया मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, 6 दिन का आपको नोटिस दे रहा हूँ। क्लियर है। यही चीज़ 1999 पे परमानेंट हो जाएगी कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो विद इन द बजट के डिस्कशन पे। साइज ऑफ सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को और बढ़ाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का कहानी और है कि सन 1905 में बंगाल का विभाजन होगा। इसके पीछे जो ब्रिटिशर्स या फिर लॉर्ड कर्जन का जो मोटिव था वो था डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का था। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से जुड़े ना, और वो बेहतर तरीके से हमको अपोज ना कर सके करके क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया। ठीक है, इसीलिए 2P का एक और फॉर्मूला या फिर फिलॉसफी बोलना चाहिए, 2P दैट इज पनिश एंड पैसिफाई। इलेक्टोरेट लाया, पैसिफाई किया किसको? मुस्लिम को सपोर्ट किए कि भैया तुम क्या करोगे, एक अलग इलेक्टोरेट लोगे और अपना वर्चस्व बढ़ाने लगोगे। यहीं पर से चालू होगा क्या, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी लोग लड़ना चालू करेंगे यहीं पर से, जस्ट बिकॉज उनको इजाज़त मिल गई ब्रिटिशर से कि भैया आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने पॉपुलेशन को। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो था वो था कि मुस्लिम का पॉपुलेशन तो कम था लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। उनके लिए जो क्राइटेरिया था ना इनकम का, वो भी कम था। तो किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई होना वाजिब सी बात थी, तब भी और अब भी। क्लियर है। तो ये 2P भी याद रखेंगे, पनिश एंड पैसिफाई। ये वाले जो वर्ड है ये आप सूरत स्प्लिट में भी काम कर सकते हो। सूरत में जो बाइफर्केशन हो गया था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्या बोलना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स पे, है ना, इसमें आप 2P को यूज़ कर सकते हो कि मॉडरेट्स को पैसिफाई किया किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, और एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पनिश किया कि उनको जेल में डाल दिया गया। क्लियर है, याद रहेगा। चलो एक चीज़ और कि इंडियन जो यहाँ पे एक मेंबर थे SP सिन्हा, वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे लाए गए वायसरॉय की। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी बात हुआ था। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यही इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन पार्टिसिपेशन है अभी भी लो रहेगा क्योंकि पैसे का एक क्राइटेरिया रहेगा और पैसे सबके पास थे नहीं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन की
बात रखी। ठीक, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, स्टैट्यूटरी कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। अब डायरकी लाई गई, डुअल रूल कहाँ पे, प्रोविंस में, और बाइकैमरलिज्म लाया गया कहाँ पे, सेंटर पे। डायरकी मतलब डुअल रूल, कुछ पावर जो है वो पर्टिकुलर गवर्नर के पास ही रहेगा और कुछ पावर जो है जो डेलीगेट कर दिया जाएगा किसको, जो वहाँ के लोकल जो काउंसिल है उसको। ठीक है, मतलब क्या है, जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो किसके पास रहेंगे, गवर्नर के पास, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं वो किसके पास रहेंगे, लोकल काउंसिल के पास। क्लियर है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया, दैट इज 1+3। ठीक, 1935 में यही बढ़ के क्या हो जाएगा, 1+3+3। क्लियर है। ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा कौन से साल पे, 1935 पे। एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना प्रेजेंट, उसको बोला जाता है कि वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कुछ कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन का बात ही नहीं हुआ, क्योंकि लिबर्टी मिली प्रोविंसेस को कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या तो पाकिस्तान को। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है दोनों को तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, चलो क्लियर है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाया गया, बाइकैमरलिज्म जो कि प्रोविंसेस पे, सेंटर पे हुआ करता था, अब वो प्रोविंस पे आ गया, और जो डुअल रूल प्रोविंस पे था वो हट गया और कहाँ चले गया, सेंट्रल पे। ठीक है, प्रोविंसेस से डुअल रूल का हटना, दैट इज डायरकी का हटना, इज इक्वल टू प्रोविंशियल ऑटोनमी, मतलब इनको ज़्यादा लिबर्टी दी गई अपने एरिया को रूल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 1947 का जो रूल था, मतलब एक्ट था, प्रिंसली स्टेट वाला मैं आपको बता दिया, इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इनको एम्पावर किया गया इंडिया को कि भैया आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो और अपने सेल्फ रूल करो इंडिया को। क्लियर है। ठीक है, आई होप कि वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा आप लोग को। मैंने ट्राई किया है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें डील नहीं की है, जो फैक्ट थे। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि भैया पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें 10% पॉपुलेशन थी जो इलेक्शन में वोट दे सकती थी, ये बताने का मुझे ज़रूरत तो है नहीं। इसके लिए एक और चार्ट पेपर है जो फुल समरी है विद इन दिस 1773 से लेके 1935 तक का जो एक्ट है उसका पूरा समरी का एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ था खुद से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। उसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसको देखना, अपना आइडिया लो और खुद से बनाओ। ठीक है, स्पून फीडिंग बहुत बेकार चीज़ है, ये तभी अच्छी लगती है जब आप बच्चे हो, जस्ट बिकॉज कि आप लोग 25+ हो, 21+ हो, 20, आप ऐसे उम्र पे हो जहाँ पे आप अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हो। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि स्पून फीडिंग की ज़रूरत है। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दिया हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जस्ट बिकॉज कि ये कनेक्टेड है, एक और वीडियो आएगा मेरा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसा एक सीक्वेंस होना चाहिए हम लोग को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे दूसरे सब्जेक्ट में कूदने से पहले हम लोग कौन सा सब्जेक्ट है जिसको प्रायोरिटी दे और किसको प्रायोरिटी ना दे। लाइक कि जब मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ दैट वुड बी ऑन ज्योग्राफी टू हिस्ट्री टू पॉलिटी टू इकोनॉमी देन सोसाइटी, और उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ पे, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी पे। क्लियर है, याद रहेगा। मैं सारा चीज़ अपलोड कर दूंगा, ये पर्टिकुलर नोट्स भी है, ये भी अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। सब्बा खैर, धन्यवाद।